हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। ई लर्निंग विद दिनेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अलंकार की चर्चा कर रहे थे। अलंकार में हम लोग, हमें लगता है कि उपमा और रूपक इसको खत्म कर चुके थे। अब हम लोग लेकर के आए हैं अगला टॉपिक, उत्प्रेक्षा अलंकार। हम लोग शब्दालंकार को पूरी तरह से पढ़ के खत्म कर दिए थे। हम लोग अर्थालंकार की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से अर्थालंकार में हम लोग उपमा और रूपक को पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। आइए सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। अपने स्वयं के अंदर प्रश्न करिए आप, किसकी संभावना? उत्तर आपका है उपमेय में उपमान की संभावना, है ना। एक बार थोड़ा सा समय लेंगे आप, आपका उपमेय और उपमान। आप जानते हैं उपमेय छोटा होता है, उपमान बड़ा होता है। उपमेय प्राकृतिक तत्व होता है, सॉरी, उपमेय मानव अंग होता है, उपमान प्राकृतिक तत्व होता है। यही हम लोग सीखे थे। उपमेय छोटा होता है, जो छोटा होता है वो मानव अंग होता है। उपमान बड़ा होता है, तो जो बड़ा होता है वो प्राकृतिक तत्व होता है। इस चीज को हम लोग सैकड़ों बार चर्चा कर चुके हैं। आपके दिल और दिमाग में ये चीज पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि आप लोग अलंकार को बेहतर तरीके से समझ सकें। ठीक है ना। हम लोग अब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ रहे हैं। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। किसकी संभावना, ही आप अपने मन से पूछेंगे, अपने दिल से पूछेंगे, तो जवाब क्या आएगा? उपमेय में उपमान की संभावना। परिभाषा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है या पाई जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को बेहतर तरीके से जानने के लिए, मान लीजिए कोई वाक्य दे दिया जाए और आपको बताना हो इसमें कौन सा अलंकार है, इसके लिए आप देख रहे हैं एक ट्रिक लिखा है। ये ट्रिक आपके दिमाग में जब तक रहेगा, आपका अलंकार गलत हो ही नहीं सकता है ना। गलत नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। आइए, ट्रिक क्या है? जिस वाक्य में जनु, मनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो शब्द आ जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये चीज आप बहुत बेहतर तरीके से 2 3 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार रिवीजन करने का कार्य करिएगा, और आप लोग कभी भी उत्प्रेक्षा अलंकार को गलत नहीं करेंगे। ये वादा है हमारा। चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं। पहला उदाहरण दिया है, फूली का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। आप जानते हैं काश एक प्रकार का पौधा होता है, एक प्रकार का घास रूपी पौधा है। ये जब बरसात का महीना समाप्त होने वाला होता है, बरसात का सीजन समाप्त होने वाला होता है, तो इसमें फूल आ जाते हैं। वही संभावना यहाँ पर बताई गई है। क्या कहा गया है? फूली का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। बुढ़ापा ये किसका गुण है? बुढ़ापा किसका है भाई? प्रकृति का नहीं है, मानव अंग है। ये बुढ़ा गया मानव, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? उपमेय है। और फूली का, फूल लगना, ये भाई फूल एक प्राकृतिक तत्व है। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप लोग अपने चारों ओर भी देखते होंगे, इस टाइम में सारी जो काश के पौधे होंगे घास रूपी, उन सभी में फूल आ गए होंगे, है ना। सितंबर और अक्टूबर के मध्य में ऐसा कार्य होने लगता है। तो वही यहाँ पर कवि ने कहा है, फूली का सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, है ना। क्या? जनु, जनु माने जानो, जानो बरसात समाप्त हो गया। ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां कविवर तुलसीदास जी की है। ये उस समय का है, अरण्य कांड का है, जब राम लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते, हमें लगता है जब सुग्रीव के पास गए थे, तो बरसात का महीना था। वहीं कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए ठहरे थे। जब बरसात समाप्त हो गई, तब ये वाक्य कहा गया, है ना। फूली का सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। आप लोग कमेंट के माध्यम से कहिएगा
ये जो कहा है इस लाइन को, राम ने कहा है कि लक्ष्मण ने कहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आपका जान लीजिए कि होमवर्क है, HW है, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा। दूसरा उदाहरण क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये अर्जुन के बारे में कहा गया है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। तन कांपना क्या है भाई, मानव अंग है, ये मानव कार्य है, तो ये क्या है, उपमेय है। मानो हवा के जोर से सोता हुआ जा सागर उठा। अब ये सारा चीज, चाहे वो आपका हवा हो चाहे आपका सागर हो, ये उपमान है। तो जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये टॉपिक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई है। आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जो हमने ट्रिक की बात कही है, ये ट्रिक आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी एग्जाम्पल आ जाए किसी भी परीक्षा में तो आपका गलत ना हो। एक बार पुनः हम लोग आपसे यही कहेंगे कि आप नोट्स बनाने का कार्य जरूर करिए। बिना नोट्स के आप भले आप इस क्लास में समझ गए, आपको समझ में चीजें आ गई, जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं है। क्योंकि जो चीजें हम और आप लिख देते हैं उसको हम कभी नहीं बोलते। आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे, ऐसी हमारी आशा और विश्वास है। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में पुनः हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।